know that on 26th January 1950, Constitution of India came into existence. And since 1950 till date, we have more than 100 amendments in the Constitution of India. And these amendments played the very important role as far as our Constitution of India is concerned, because our Constitution is updated, because our Constitution is changing with the needs of the time. So these are the positive changes, not the negative changes, and these are important so that our Constitution will be updated and so that our Constitution will fulfill the needs of the people. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम अमेंडमेंट्स करते हैं या कर रहे हैं, इनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें 1950 में ये कंप्लीट हुई थी 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद से लेकर आज तक इसमें 100 अमेंडमेंट्स हुई है, यानी 100 टाइम्स हमने इसमें चेंज लाई है। और ये चेंजेस हमने क्यों लाई है? क्योंकि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर माने जाते हैं, या हमारे बाकी लोग थे, नेहरू जी थे, या अबुल कलाम आज़ाद थे, सरदार पटेल थे, तो असल में वो जानते थे कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है ये परफेक्ट नहीं है, इसमें कोई ना कोई इशू रहा होगा, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी और इन फ्यूचर इसमें कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक आर्टिकल इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 368। और ये आर्टिकल 368 जो है ये प्रोवाइड करता है, ये इट प्रोवाइड्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, यानी ओनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसलिए उन्होंने ये आर्टिकल क्यों रखा? जानबूझकर, क्योंकि उनको पता था कि कभी भी जरूरत पड़ेगी आने वाली जनरेशन उसको, आने वाले लीडर्स को, तो वो इसमें चेंज ला सकते हैं, क्योंकि ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इट इज पार्टली फ्लेक्सिबल पार्टली रिजिड। कुछ पार्ट्स इसमें रिजिड है, कुछ फ्लेक्सिबल है। इसीलिए जब हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की, इट प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। ये 2 किस्म के अमेंडमेंट का प्रोसीजर देता है, बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। यानी एक अमेंडमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लाई जाती है जो पार्लियामेंट अकेले करता है स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए से, लेकिन दूसरी अमेंडमेंट होती है जिसमें पार्लियामेंट भी हिस्सा लेता है और स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स भी हिस्सा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजिड पार्ट है। तो इसलिए कभी कभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने में सिर्फ पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी हमें बाकी हाउसेस को भी इसमें लाना पड़ता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस लाई है हमने पिछले 70 ईयर्स में, इनकी वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में काफी नए शेड्यूल्स, काफी नए पार्ट्स और काफी नए आर्टिकल्स ऐड हुए हैं। वो में हम अलग से हम पढ़ेंगे कि कितने शेड्यूल पहले थे, आज कितने हैं, पहले कितने पार्ट्स थे, आज कितने हैं, पहले कितने आर्टिकल थे, आज कितने हैं। तो ये चेंजेस जो हुई है पिछले 70 ईयर्स में, काफी नई चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई है और काफी चीजें इससे डिलीट भी हो गई है। और इन्हीं चेंजेस को देखते हुए 1973 में केशवानंदा भारती केस आया। केशवानंदा भारती केस जब आया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पार्लियामेंट को पूरा हक है, पूरा पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज करे, बट इट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को टच नहीं करेंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा किस केस में बोला गया था, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टच नहीं करेगा, तो वो था केशवानंदा भारती केस 1973। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इसमें आता है हमारा प्रियम्बल, जिसमें सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीजें मानी जाती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रियम्बल, एक तो प्रियम्बल पूरा, उसके अलावा जो है फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कंसेप्ट है, या रूल ऑफ लॉ, ये आता है बेसिक स्ट्रक्चर। इसके साथ पार्लियामेंट टच नहीं करेगा, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दीज थिंग्स।
यानी पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से पार्लियामेंट को वार्न किया, पार्लियामेंट को जो है इनको, इनके पावर्स को रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप सारी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, आपको बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करना चाहिए। और इस तरह से, लेकिन स्टिल उसके बाद भी अमेंडमेंट्स हो रही है और आज तक मोर देन 100 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हुई है। तो इन्हीं अमेंडमेंट्स को आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। पहला अमेंडमेंट आता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, यस सर। तो अभी एक ही साल हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, तो 1951 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट लाना पड़ा। और ये पहला अमेंडमेंट जो था, इसमें कुछ चीजें ऐड कर दी गई, कुछ चीजों को जो है इसमें ऐड कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, empowered the state to make special provision for the advancement of socially and economically backward classes। इस अमेंडमेंट में स्टेट्स को यह पावर दिया गया कि वो स्पेशल प्रोविजंस बनाए सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कि जो हमारे एससी है, एसटी है, ओबीसीज है या अदर बैकवर्ड कास्ट्स है, उनके लिए आपको कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखने चाहिए, यानी रिजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं, कि उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए जॉब्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। इसी तरह से इसमें बोला गया प्रोवाइडेड फॉर द सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, कि जो प्रॉपर्टी है इसको एक्विज करने के लिए, यानी इसको स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो इसके ऊपर कानून बनाएगी कि क्या कैसे आप इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। इसी तरह 9th शेड्यूल जो है टू प्रोटेक्ट द, इसमें 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया, यानी अभी 8 शेड्यूल थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, 9th शेड्यूल हुआ ऐड 1951 में, जिसमें बोला गया कि लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, कि इंडिया के अंदर जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है ये सही नहीं है, इसलिए लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए। इसी तरह इसमें जुडिशियल रिव्यू को भी ऐड कर दिया गया। और एक चीज जो इसमें ऐड कर दी गई, यानी रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो फंडामेंटल राइट है, इसमें ऐड कर दिया गया 3 रेस्ट्रिक्शंस। कौन सी रेस्ट्रिक्शन? पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इज एन ऑफेंस, यानी अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोला गया कि आप इससे पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करोगे, और आप हमारे जो दोस्त है, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ हमारी फ्रेंडशिप है, उनके खिलाफ भी आप नहीं बोलोगे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। इसी तरह से इसमें बोला गया जो ट्रेड है, जो नेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, उसका क्या ग्राउंड होगा, किस ग्राउंड पे आप किसी को नेशनलाइज करोगे, यानी जो प्राइवेटाइजेशन हमारे पास थी, प्राइवेट कंपनियां हमारे पास थी या गवर्नमेंट सेक्टर हमारा था, इसके बारे में रूल्स बनाए गए। तो ये पहली अमेंडमेंट थी। इसी तरह से हर एक अमेंडमेंट को तो हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जिसके जरिए से जो हमें याद रखनी है, उसमें आती है 7th अमेंडमेंट 1956 में। इसमें क्या हुआ? abolition of states into 4 categories, part A, part B, part C and part 4, and reorganized them into 14 states and 6 union territories। यानी इससे पहले इंडिया में होता था पार्ट ए, बी, सी, डी कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग स्टेट्स को रखा गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया एक स्टेट बना, एक यूनियन बना, तो फिर हमारी जो स्टेट्स थी इनको हमने कैटेगरी वाला रखा था, लेकिन बोला गया कोई कैटेगरी नहीं रहेगी, बल्कि आप सीधे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाइए। तो इस तरह से हमारे इंडिया में उस टाइम 14 स्टेट्स बनी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। इसके बाद जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज, कि हाई कोर्ट को बोला गया कि आप यूनियन टेरिटरीज को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इसी तरह से कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, जो कल भी हमने पढ़ा था, इसमें बोला गया 7th अमेंडमेंट में कि जो हमारा हाई कोर्ट है ये 2 या 3 स्टेट्स के लिए भी हो सकता है, कॉमन हाई कोर्ट। तो इसके बाद जो है 10th अमेंडमेंट हमारे पास हुई 61 में, जिसमें नगर दादरा एंड नगर हवेली को इंडिया के साथ जोड़ दिया गया। 5th अमेंडमेंट हुई 62 में, जिसमें गोवा, दामन एंड दीव को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया। 1962 में 13th अमेंडमेंट हुई, जिसमें नागालैंड को स्टेट बनाया गया। 14th अमेंडमेंट 1962 में हुआ, जिसमें पौडीचेरी को इंडिया का हिस्सा बनाया गया। और साथ ही क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर यूनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दामन दीव एंड पौडीचेरी, तो इनको स्टेट लेजिस्लेचर दिया गया।
तो ये हुआ हमारा 14th अमेंडमेंट। अब इसके बाद आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जिसको हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 बोलते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 इंदिरा गांधी के दौर में हुआ, सबसे बड़ी अमेंडमेंट हुई, इसीलिए इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव अमेंडमेंट मेड सो फार to the constitution, it is known as mini constitution. It gave effect to the recommendation of Sovereign Singh Committee. इसने सौरन सिंह कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसको अमल में लाया और इस अमेंडमेंट को हम, इतनी बड़ी अमेंडमेंट हुई, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया जाता है, छोटी कॉन्स्टिट्यूशन। पहला चेंज इससे क्या हुआ, जो हुआ दैट वाज कि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी 3 नए वर्ड्स ऐड कर दिए गए। यानी इंडिया विल बी अ सोशलिस्ट कंट्री, इंडिया विल बी अ सेक्युलर कंट्री, और इंटेग्रिटी का वर्ड प्रियम्बल में ऐड कर दिया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो थी फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं था, और इसी अमेंडमेंट के जरिए से पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर ऐड कर दिया गया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। और एक बड़ी चेंज लाई गई, प्रेसिडेंट बाउंड बाय एडवाइस ऑफ कैबिनेट। प्रेसिडेंट को बोला गया आपको कैबिनेट की एडवाइस माननी ही पड़ेगी, जो कैबिनेट कहेगा आपको वही करना होगा। और साथ ही पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को कटेल किया गया, यानी इसको कम कर दिया गया। कहा गया सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन और सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, पार्लियामेंट जो भी कानून चाहे बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, पहली बार लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टाइम होता था 5 साल टेन्यूअर, उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया। इंदिरा गांधी के दौर में लोकसभा 6 साल तक रही, स्टेट असेंबली भी 6 साल तक रही। और एडिड 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नए 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाए गए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट टू इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी इसी अमेंडमेंट के जरिए से आए। और इसके अलावा 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में कुछ 5 चीजें थी जिस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती थी, उनको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके ऊपर कानून बनाएगी। कौन कौन? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वर्ड्स, वेट्स एंड मेजरमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के की कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, ये काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। इसी तरह ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को बनाया गया इसी अमेंडमेंट के जरिए से। तो ये बहुत बड़ी अमेंडमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हुई थी, जिसके जरिए से इतनी सारी चेंजेस एक साथ इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लगा दी, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्लियर यहां तक हुआ? Yes, sir. अब इंदिरा गांधी के बाद जब नई गवर्नमेंट बनी, जनता वालों की गवर्नमेंट बनी, जनता गवर्नमेंट उसको बोलते थे, तो 43rd अमेंडमेंट उन्होंने लाया जल्दी से। जो ही उनकी गवर्नमेंट आई उन्होंने 43rd अमेंडमेंट लाया, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की इस अमेंडमेंट के बहुत सारी चीजों को नलिफाई कर दिया, और साथ ही रेस्टोर्ड द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन रेस्पेक्ट जुडिशियल रिट्स। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को वापस ये पावर मिलना चाहिए, हाई कोर्ट को वापस ये पावर मिलना चाहिए कि वो जुडिशियल रिव्यू करेंगे और रिट्स इशू करेंगे, हैबस कॉर्पस मैंडामस वगैरह। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट ऑफ जो डिप्राइव्ड द पार्लियामेंट ऑफ इट स्पेशल पावर टू मेक लॉज टू डील विद एंटी नेशनल एक्टिविटीज। क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस वक्त ये कानून बनाया था कि पार्लियामेंट एक कोई भी कानून बनाएगा जिसके जरिए से वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज को डील करेगा। तो इन्होंने कहा नहीं, पार्लियामेंट को हम डिप्राइव करेंगे, पार्लियामेंट को ये पावर नहीं देंगे कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज वालों के खिलाफ कोई कानून बनाए। ये असल में इंदिरा गांधी ने डिक्टेटरशिप लाई थी, वो पार्लियामेंट के जरिए से जो चाहती थी करती थी। तो इस अमेंडमेंट के जरिए से उन चीजों को वापस लाया गया। अगेन 44th अमेंडमेंट हुई, अगेन जनता गवर्नमेंट थी, उन्होंने और चीजें इसमें 42nd अमेंडमेंट को वापस जो है रिस्टोर कर दिया। जैसे उन्होंने क्या किया, लोकसभा और स्टेट असेंबली की टर्म को वापस 5 साल कर दिया, जिसको इंदिरा गांधी ने 6 साल कर दिया था। एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक द एडवाइस ऑफ कैबिनेट फॉर कंसिडरेशन। उन्होंने कहा अगर प्रेसिडेंट को कैबिनेट एडवाइस करेगा तो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट माने, बल्कि ये उसको वापस भी भेज सकता है।
इसी तरह उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस को कहा कि ये इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है, बल्कि आर्मड रेबेलियन को हम नेशनल इमरजेंसी मानते हैं। यानी हिंदुस्तान के किसी स्टेट में हालात खराब हो गए तो उसका मतलब नेशनल इमरजेंसी नहीं होता है। फिर तो कश्मीर में भी हालात खराब थे तो नेशनल इमरजेंसी लग जाती, नहीं, कहा जब आर्मड रेबेलियन होगा दैट इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी। इसी तरह मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। इस अमेंडमेंट में 44th अमेंडमेंट में बोला गया कि प्रेसिडेंट तब डिक्लेयर करेगा नेशनल इमरजेंसी जब कैबिनेट लिख के देगा, रिटन फॉर्म में देगा। क्योंकि इंदिरा गांधी ने खुद ही कहा था प्रेसिडेंट को आप डिक्लेयर करो इमरजेंसी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं है, कैबिनेट की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा यह गलत है, जब तक कैबिनेट लिख के नहीं देगा, राइटिंग फॉर्म में नहीं देगा, तब तक प्रेसिडेंट डिक्लेयर ना करे नेशनल इमरजेंसी। और इसी तरह से इस अमेंडमेंट के जरिए से एक और इंपॉर्टेंट चेंज आई, डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट ओनली अ लीगल राइट। 44th अमेंडमेंट 78 में फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको भी डिलीट कर दिया गया और फिर इसको एक लीगल राइट बनाया गया। अदरवाइज फंडामेंटल राइट पहले, ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था। एक और इंपॉर्टेंट चेंज इसमें लाई गई, provided that the fundamental right is guaranteed by article 2021 cannot be suspended during national emergency। कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स तो सस्पेंड होते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, वो डिलीट नहीं होगा। तो ये है हमारा 44th अमेंडमेंट। इसके बाद हम 52nd अमेंडमेंट की बात करें तो 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। इट इज नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था? आपने कभी सुना होगा वो कॉन्सेप्ट आया राम गया राम, यानी एक पार्टी से निकल कर दूसरी पार्टी। हाँ, सुना है। हाँ, तो वो क्या था, आप पार्टियां बदलते रहते हो, आज इस पार्टी में हो, कल उस पार्टी में हो, कल उस पार्टी में हो। तो बोला गया ये इनडिसिप्लिन है, हमें कोई कानून लाना चाहिए, कोई बिल लानी चाहिए और कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए जिसके जरिए से हम पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करें अगर वो पार्टियां बदलते हैं। तो इसीलिए ये अमेंडमेंट हुई 85 में, जिसमें 10th शेड्यूल ऐड हुआ और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन जो है ऐड कर दिया गया। इसीलिए इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं कि अब अगर कोई पार्टियां बदलेगा तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। यह है 52nd अमेंडमेंट। अब इसके बाद है 61st अमेंडमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो अक्सर बोली जाती है कि 1989 में हुआ। तो 1989 से पहले इंडिया के अंदर वोटिंग एज क्या था? 21। हाँ, यानी 21। तो यानी जब आपके जो पेरेंट्स है जब वो वोट डाले जाते थे तो उनको बोला जाता था अगर आपकी एज 21 है तो फिर आप वोट डालोगे, अदरवाइज आपको वोट डालने का राइट नहीं होगा। लेकिन बाद में बोला गया कि इसको रिड्यूस करो एंड इट वाज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स। अब ये 18 साल है। लोकसभा या स्टेट असेंबली के लिए जो वोट डाले जाते हैं उसके लिए 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। और ये अमेंडमेंट है 61। हाँ, माइक ऑफ करो। यह 61 1989, जिसमें 21 से रिड्यूस करके इसको 18 कर दिया गया। ये शोर कहां से आ रहा है? प्लीज ऑफ योर माइक। ऑफ करो, माइक ऑफ करो। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। अक्सर पूछा जाता है थ्रू विच अमेंडमेंट द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। तो यह है 61 अमेंडमेंट। 61 है, 89 में हुई। इसी तरह 73rd अमेंडमेंट जो कल हमने पढ़ा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 92 में जो नई अमेंडमेंट आई, इसमें पंचायती राज को एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और इसमें पार्ट 9 जो है ऐड कर दिया गया, 11th शेड्यूल ऐड कर दिया गया और 29 फंक्शन जो है पंचायत को दी गई। इससे पहले पंचायत कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। इस एक्ट के बाद, इस अमेंडमेंट के बाद हिंदुस्तान के अंदर फिर पंचायतें बननी शुरू हो गई। इसी तरह 74th अमेंडमेंट, साथ ही दोनों अमेंडमेंट एक साथ। 74th अमेंडमेंट जो है इसने म्युनिसिपलिटीज को बनाया, पार्ट 9A को ऐड कर दिया, 12th शेड्यूल को ऐड कर दिया, 18 फंक्शन म्युनिसिपलिटी को दे दी। तो ये दोनों अमेंडमेंट जो है एक साथ हुई है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 92, 74th अमेंडमेंट एक्ट 92, जिस पहले 73rd में पंचायती राज, 74th में म्युनिसिपलिटीज। उसके बाद हुआ एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002,
जिसके जरिए से एक नया फंडामेंटल राइट वजूद में आया, और वो है फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को अंडर आर्टिकल 21A एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, जिसमें बोला गया सर, कि 1 मिनट हाँ जी सर, 1 मिनट सर, 61st अमेंडमेंट 1988 में पास हुई थी, बट इन्फोर्स हुई थी 1989 में। कौन सी 16th 61st अमेंडमेंट, वो वोटिंग एज वाली 21 to 18। 92 में 1988 में हुई थी पास, और हाँ। 1989 में हुई थी इन्फोर्स। वही, ये एनफोर्स का ही होता है ना, जब ये एनफोर्स होता है तभी। तो 61st अमेंडमेंट 89 में जो है एनफोर्स हुआ था। क्लियर? हाँ, यस सर। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है 2020 में, इसके जरिए से फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू एजुकेशन बनाया गया 21A आर्टिकल, जिसमें बोला गया कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। हालांकि ये पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 45 में ये था, तो वहां पर इसका जो है वर्डिंग चेंज कर दी गई, वहां से इसको लाया गया फंडामेंटल राइट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या बोला गया? The state shall endeavor provide early childhood care education for all children until they complete the age of 6 year। तो यहां पे इसको चेंज कर, यहां बोला गया कि 6 साल तक बच्चे जो है उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन 6 साल से लेकर 14 साल तक जो है एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनेगा। इसी तरह डायरेक्ट इसमें तीसरी चेंज लाई गई, फंडामेंटल ड्यूटी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई इसी अमेंडमेंट के जरिए से, आर्टिकल 54A, जिसमें बोला गया दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन द 6 to 14 ईयर्स। कि हर एक पेरेंट की या गार्डियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक जो है उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। यानी ये जो 86th अमेंडमेंट है ये एजुकेशन के बारे में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी चेंज लाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया राइट टू एजुकेशन को, और फंडामेंटल ड्यूटी जो 11th है वो भी ऐड कर दी गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। उसके बाद है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो 92nd अमेंडमेंट जो है 92 जिसको बोलते हैं, इसमें 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस है उसमें 4 नई लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया गया। अब इसकी जो तादाद है, जो लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल में, वो है 22। और कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई? बोडो, डोगरी, मैथाली एंड संथाली, ये नई लैंग्वेजेस में ऐड कर दी गई, 4 नई लैंग्वेजेस, जिससे अब 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस है। समझे? तो इसके बाद है 101st अमेंडमेंट 2016। तो 100 जो अमेंडमेंट है 101st अमेंडमेंट, इसमें क्या बोला गया? जो जीएसटी आप सुनते हैं आजकल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो जीएसटी लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इससे क्या हुआ? जो टैक्सेस यहां पे पहले होते थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट लागू करती थी, वो उन टैक्सेस की वजह की जगह नया टैक्स बनाया गया, एक कॉमन टैक्स बनाया गया जिसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये था हमारा 101st अमेंडमेंट। इसी तरह से 103rd अमेंडमेंट जो हुआ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुई। empower the state to make a special provision for the advancement of Act 2019 economically weaker section of the citizen। इसमें एक नई टर्म ऐड हो गई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन, जिसको EWS भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, पार्लियामेंट ने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बहुत गरीब है, लेकिन उनके पास कोई कैटेगरी नहीं है, ना उनके पास ST है, ना SC है, ना OBC है, ना कोई बैकवर्ड एरिया है, वो ओपन मेरिट वाले हैं, लेकिन एक कमरे में रहते हैं और उनकी इनकम कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप रिजर्वेशन दो। तो इसमें बोला गया कि स्टेट उसको ये अलो किया जाता है कि वो 10% सीटें रिजर्व रखें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, जॉब्स में, इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए। तो इसके बाद आ गई नई कैटेगरी बनी EWS, जो आज भी चल रही है कि अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो बच्चे जिनके पेरेंट्स कोई कैटेगरी नहीं रखते, जो ओपन मेरिट में है,
टाउन्स में, सिटीज में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो उनकी इनकम बहुत कम है, तो उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या एजुकेशन में, या गवर्नमेंट जॉब्स में। समझे आप? ये हो गया 103rd अमेंडमेंट। उसके बाद 104th अमेंडमेंट हुआ, जिसमें SC ST लोकसभा और स्टेट असेंबली में जो इनकी रिजर्वेशन है वो बढ़ा दिया गया 2030 तक, 10 साल तक बढ़ाया गया। यानी अब 2030 तक SC ST के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगी। और साथ ही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया गया कि ये एंग्लो इंडियन बकवास है, इस बंद कर दो, क्योंकि 2 लोगों को लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को वो अपॉइंट करता था प्रेसिडेंट, वो भी इसमें खत्म हो गया। लेकिन SC ST को बराबर 2030 तक रिजर्वेशन मिलेगा अब लोकसभा और स्टेट असेंबली में। इसी तरह 105th अमेंडमेंट लाई गई, जिसमें कहा गया रेस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। इसमें कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो यूनियन टेरिटरीज है, उनको ये पावर दिया जाता है कि वो अपने इलाके में सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करे कि उनकी स्टेट में कौन सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको खुद आइडेंटिफाई करे, और ये इसमें अमेंडमेंट लाई गई। बाद में उनको रिजर्वेशन मिलेगी। इसी तरह 105th अमेंडमेंट लाई गई, 106th अमेंडमेंट जो हमारी लेटेस्ट अमेंडमेंट है, जिसमें बोला गया 1/3 ऑफ द सीट्स ऑफ आर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग दो सीट्स रिजर्व फॉर SC एंड ST, ये जो है रिजर्व रहेगा। यानी पहली बार हमारे हिंदुस्तान के अंदर वुमेन्स को भी रिजर्वेशन मिल गया, वो भी 33% का। अभी तक वुमेन को लोकसभा या स्टेट असेंबली में या दिल्ली की असेंबली में कोई रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट के जरिए से 106 अमेंडमेंट 23 में जो हुआ, इसके जरिए से अब वुमेन को स्टेट असेंबली में, लोकसभा में जो है रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी 33%, 1/3, और इसमें इंक्लूड होगा इंक्लूडिंग 2 सीट्स रिजर्व फॉर, और जो SC ST की सीट्स है वो भी कंटिन्यू रहेगी, उसमें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट है, 106 वाला अमेंडमेंट। हालांकि इसके बाद भी और भी अमेंडमेंट्स के प्रपोजल इस वक्त पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में है, अभी वो फाइनल नहीं हुए। मे बी इन फ्यूचर 26 में और भी अमेंडमेंट्स आएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें तो 106 आज तक अमेंडमेंट्स हुई है। कितने आर्टिकल, कितने शेड्यूल, कितने पार्ट्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं, जिस वजह से लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह नई कॉन्स्टिट्यूशन बन गई है। 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन मिली थी, उसमें और इसमें आसमान और जमीन का फर्क है। तो ये अमेंडमेंट जो है इनके पॉजिटिव है हमारी हिसाब से, क्योंकि काफी लोगों को फायदा भी मिला है। कैटेगरी में SC वालों को, ST वालों को, OBC वालों को, वुमेन्स को इससे फायदा भी मिला है, और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपना फायदा इससे गेन किया है। जब वो ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, अमेंडमेंट्स लाते हैं, तो उससे उनका अपना फायदा भी मिल जाता है। तो इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, नेगेटिव इंपैक्ट भी है। तो ये था हमारा अमेंडमेंट का चैप्टर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अगर